बड़ी हार्डशिप की लाइफ थी। यहाँ तक कि हमारे यहाँ कमाई करने का जरिया सिर्फ एक आटा चक्की थी जो मेरे पिताजी को भाइयों के बंटवारे में मिली थी, और उस आटा चक्की को चला के जीवन चलाना पड़ रहा था। उन कठिनाइयों के दौर में मुझे याद है बहुत अच्छी तरह कि जब बिजली की कटौती होती थी दिन में, और रात में ही बिजली से आटा चक्की पर गठरी, आप सभी जानते होंगे गठरी जो मोहल्ले के लोग ला करके गेहूं रखते थे और उसको पीसने का कार्य होता था, उसको हम लोग गठरी बोलते थे, उसका वजन करना। और रात में जब उसको पीसने का वक्त आता था तो मैं स्कूल से जब आता था तो मेरी माँ मेरे साथ में आती थी इस बात के लिए कि भाई रात में गठरी कहीं नींद ना आ जाए और मैं कहीं पट्टे में न फंस जाऊं। कि मेरे कपड़े जो हम लोग पहनते थे वो भी नानी के हाथ से आते थे, उनके पहने हुए कपड़े आते थे। मैं ऋषभ चंद्र जैन आर्किटेक्ट भी हूँ, डेवलपर भी हूँ। मेरी कंपनी ARC ग्रुप के नाम से जानी जाती है। मैंने जीवन में आटा चक्की चलाने से लेकर के आज इस मुकाम पर जहाँ मेरे साथ में 700-800 एम्प्लॉई हैं, इंडस्ट्रीज है, रियल एस्टेट का कारोबार है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है, किस प्रकार से वहाँ पर पहुँचा हूँ इसके बारे में आपके साथ में अपनी कहानी साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मेरी जीवन यात्रा गोरखपुर से शुरू हुई जहाँ मैं पैदा हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे घर में 2 कमरे हुआ करते थे। बहुत ही गरीबी थी, आर्थिक तंगी थी। यहाँ तक कि आर्थिक तंगी थी कि हमारे घर में जो बेड था, जब बरसात होती थी तो मेरी माँ ऊपर सोती थी और हम लोग बच्चे लोग सारे 3 बच्चे नीचे सोते थे। मेरे बड़े भाई अजित कुमार जैन, छोटे भाई चंदा कुमार, और मेरी बहन भी थी, बड़ी बहन थी किरण जैन। जब वो दिन याद करता हूँ, आज के दिन में तो भगवान की कृपा है, उसकी बात नहीं है, मगर जब मैं वो दिन याद करता हूँ तो मैं सोच सकता हूँ कि गरीबी या अभाव क्या होता है। आटा चक्की में पत्थर के 2 सिले होते हैं जिसमें दांत बनाया जाता है। नौकर था, मगर वो नौकर कभी कभी छुट्टी पर चला जाता था। अब मैं घर में थोड़ा, मेरे माँ बाप समझते थे कि मैं होशियार हूँ, तो मुझे ही दुकान संभालना पड़ता था। अब वो दांते भी बनाने का काम करता था, उसके लिए छानी और हथौड़ी लेकर के उन दांतों को बनाने का जब काम करता तो कई बार मेरे हाथ पर, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि हथौड़ी भी लग जाती थी। मेरे हाथ की उंगलियां भी कड़ी हो गई थी क्योंकि मैं छेनी पकड़ पकड़ करके जब पीटता था। जीवन बीतता गया। एक रुई की धुनकी भी थी, जो गद्दा बनाने के लिए हम लोग रुई धुनते थे पुरानी, वो भी थी, उसको भी चलाना पड़ता था। उसको भी रात में हम लोग चलाते थे या कभी दिन में चलाते थे। याद कर रहा हूँ, आज आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे वो दिन दिखाई दे रहा है कि मैं किस पोजीशन में अपने जीवन में था। एक हमारा ननिहाल मेरे घर से थोड़ी ही दूर पर था। मुझे याद है हाई स्कूल का इम्तहान देना था। घर में पैसे तो होते नहीं थे, बहुत टाइट था। उस समय एक एटम बम निकलता था, स्कूल में एग्जाम के 2 दिन पहले उसको पढ़ करके उसमें एग्जाम में एक किस्म से एक हिंट टाइप का निकलता था। तो मैंने माँ से कहा कि भाई मुझे वो एटम बम खरीदना है, पढ़ना है ताकि मैं इम्तहान दे सकूं। तो भाई पैसे तो है नहीं, कहाँ से लाऊं? मैंने कहा नहीं लाओगे तो कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे इम्तहान देंगे? तो पड़ोसी में एक हमारी पंजाबी माता जी रहती थी, उनके पास से वो 2 रुपए मांग करके ले आई और मैं रात में जाकर के ले आया और इम्तहान दिया। ऐसे पढ़ाई चलती रही। हाई स्कूल हुआ। मेरे पिताजी को ये था कि इंजीनियर बन जा तू। मैंने कहा बन जाते हैं। मेहनत किया, सारे एंट्रेंस एग्जाम्स दिए। रुड़की यूनिवर्सिटी से मेरे कॉल लेटर आ गया। उसमें मैंने लास्ट प्रायोरिटी दिया था आर्किटेक्चर का। अब आर्किटेक्चर का है, मुझे तो आर्किटेक्चर के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। उस वक्त में सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2 ही 3 ब्रांचेस के बारे में सब जानते थे। और एक बात ये भी थी कि ना, ये अगर बन जाएंगे तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो बड़ी अच्छी कमाई होगी। तो चूंकि आर्किटेक्चर का है तो मेरे बनारस में, उसमें गोरखपुर में एक ही आर्किटेक्ट हुआ करते थे, मिस्टर CP हिंगोरानी जी। तो मैं उनसे मिलने गया। मैंने कहा सर ये क्या है आर्किटेक्चर? तो उन्होंने कहा भाई बिल्डिंग बनाने का काम होता है, इसमें बिल्डिंग का नक्शा बनता है और ये बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़ाई कर लो, बहुत अच्छा है, जाओ।
अब उन्होंने इतनी अच्छी बातें कही, मैं बड़ा प्रेरित हो गया और मैं वहाँ से रुड़की यूनिवर्सिटी दाखिला के लिए जाने की बात आ गई। घर में बड़ी परेशानी, ये लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा है, इतनी फीस लगेगी, ये आएगा कहाँ से। रिश्तेदारों से बात की, एडमिशन की बात हुई, फीस की बात हुई, बार बार सब ये बोलते थे फीस आएगी कहाँ से, ये पढ़ाई का पैसा कौन देगा। हमारे बड़े भाई साहब ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हम पढ़ाई छोड़ देते। तो पढ़ाई छोड़ के क्या होगा, आटा चक्की बोले हमसे तो नहीं संभलेगा। तो ये हुआ कि भाई मामा जी की दुकान थी उनकी ऑटो पार्ट्स की, तो मामा जी क्या कुछ काम कर ले, उससे कुछ पैसे मिल जाएंगे। मामा जी ने भी सपोर्ट किया, उन्होंने कहा ठीक है तुम मेरी दुकान पे बैठ जाओ। फिर वो बैठने लगे, थोड़ा बहुत पैसे आते थे और मेरी पढ़ाई शुरू हो गई। मैं रुड़की में दाखिला ले लिया। चैलेंज कहाँ था, फीस का। मुझे बार बार लगता था नहीं यार ये तो ठीक नहीं लग रहा, तो मैं यूनिवर्सिटी में अपनी फ़ीस की माफ़ी के लिए भी बात करने लगा। स्कॉलरशिप्स की बात किया, मुझे कुछ स्कॉलरशिप मिल गई। हमारे हिंगो रानी साहब ने बहुत सपोर्ट किया। मेरा वो टर्निंग पॉइंट था लाइफ में। एक उनके पास प्रोजेक्ट आया बनारस में, वो टर्निंग पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर उन्होंने पूछा भाई बनारस में एक प्रोजेक्ट आया है, तुम जाके वहाँ करोगे क्या। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। तो उन्होंने जब मुझे ये बोला कि करोगे, तो मैं वहाँ से अपॉर्चुनिटी लिया। तो उन्होंने कहा भाई क्या रास्ते का ये ले लो 150 रुपया टिकट ले लो बस का, बाकी वहाँ जाओगे तो वो सेठ तुम्हें पैसा दे देंगे। प्रभात ढननिया वो वहाँ के मालिक थे। मैं पहुँचा, रात की बस पकड़ा, सुबह पहुँच गया। पहुँचते ही उनकी गद्दी पे पहुँचा। मैंने बोला हिंगो रानी साहब ने भेजा है सर। क्या नाम है आपका। मैंने कहा ऋषभ चंद्र जैन। क्या पढ़ाई क्या किया। मैंने बताया आर्किटेक्ट हूँ। अच्छा ठीक है बैठिए गद्दी पर। फिर मैंने कहा अच्छा, तो काम हम बताया उन्होंने भाई ये करना होगा, और उन्होंने अपने गद्दी में ही कोने में बोल दिया आप रात में यहीं सो जाइएगा। खिड़की उड़की तो नहीं थी, हाँ मजबूरी थी, सो गए। बाथरूम भी उसी से अटैच था। अब वहाँ पर जीवन की नई प्रक्रिया शुरू हो गई। दिन भर उनके ऑफिस में साइट का काम था। शर्मा जी ठेकेदार थे, वो मुझे प्रलोभित भी करते थे, झूठ नहीं बोलूँगा। शुरू में उन्होंने मुझे कमीशन भी दे दिया काम होने पर जब उनका बिल पास होता था, मगर वो मेरे दिल में अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरे पिताजी ने कह दिया था कि हक का ही पैसा लेना। मन नहीं मानता था और मैं काम में कमी नहीं देख सकता था। इस कारण से मेरे और शर्मा जी के बीच में बहुत नोकझोंक होती थी। अब वहां पर काम तो था नहीं। अब वो कस्टमर जो फ्लैट खरीदने आते थे, एक भी फ्लैट नहीं बिका था, तो मुझे लगा यार ये नक्शा बनाने के अलावा फ्लैट भी तो बेच सकता हूं मैं। तो मैंने कहा मैं फ्लैट भी बेचता हूं। तो जो ब्रोशर मैंने बनवाया था वो सबको लेकर उनको डिस्कस करता था। तो लोग बाग प्रभावित होते थे, क्योंकि रुड़की यूनिवर्सिटी का अनुभव था, मार्केटिंग का थोड़ा अनुभव था। तो मुझे याद आ रहा है कि शुरू के 4 फ्लैट उस कॉम्प्लेक्स के मैंने बेचे। वो कैसे, वो एक सज्जन भदोही के कारपेट वाले ओपी गुप्ता जी आए। उन्होंने कहा भाई आपका फ्लैट कैसा है। मैंने समझाया, तो कहा हमें 4 फ्लैट लेना है, क्या डिस्काउंट देंगे। मैंने कहा इतनी अच्छी लोकेशन है, आपको बहुत अच्छा फ्लैट मिल रहा है। क्या अच्छा मैं विचार करता हूँ। मगर वो इंस्टिंक्ट मैंने पकड़ लिया था। पैसे वाले थे, इच्छा भी थी, तो मैंने सोच लिया कि मैं इनको फ्लैट तो बेच के रहूँगा। इसके लिए मैं एक बार भदोही स्वयं से चला गया और वहाँ जाके बोला कि मैं आया था, सोचा आपसे मिल लूँ। बोलिए क्या पर्पज़ है। मैंने कहा कि आपकी इच्छा थी फ्लैट लेने की, क्या आपने कुछ निर्णय लिया। क्या हाँ ले रहे हैं, क्या करें आप बताइए। क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत से लोग अनिर्णित रहते हैं। निर्णय दिलवाना जीवन में बहुत बड़ा काम होता है। तो मैंने उनको कन्विंस कर दिया और उन्होंने शुरू के 4 फ्लैट की पैसे देके मेरे ढंडनिया जी को पूरा पेमेंट कर दिया और बेस्ट चॉइस के फ्लैट उनको दिला दिए। वो भी मेरे जीवन का बहुत बड़ा अनुभव था और क्लाइंट्स को भी लगा कि नहीं यस दिस बॉय कैन डू। अब मेरे पास समय को शाम को बहुत समय रहता था, क्या करूं। तो मेरे मामा जी की एक दुकान बंद पड़ी थी रेलवे स्टेशन के सामने। तो मैंने मामा जी से कहा मामा जी ये दुकान दे दीजिए, मैं अपना ऑफिस चला लूंगा शाम को। तो कहा ले लो बेटा। वही मामा जी जिनके यहाँ मेरे भाई साहब जॉब करते थे। अब उनकी चाबी लेकर मैं दुकान खोल लिया। शाम को मैं ऑफिस खोल देता था, बैठता था, लोगों के नक्शे बनाना शुरू किया।
बनारस में बहुत कम आर्किटेक्ट थे। अब वो नक्शे जब बनाने लगे, लोगों के को पसंद आने लगा, तो भी धीरे धीरे पॉपुलैरिटी हो गई। कंस्ट्रक्शन का भी काम हमको आ गया। यूबी गुप्ता जी, यूको बैंक के मैनेजर साहब मिले, उन्होंने कहा यार करेंसी चेस्ट का डिजाइन बना दो बैंक का। तो मैंने ड्राइंग बना दी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा भाई ये बनेगा कैसे? मैंने कहा कॉन्ट्रैक्टर पकड़ना होगा। उन्होंने कहा मेरे पास तो कॉन्ट्रैक्टर है नहीं, आप ही कहीं से अरेंज करो। अच्छा एक बात थी, उस दौरान मैंने अपने बड़े भाई साहब को बुला लिया था बनारस। अब बनारस में बड़े भाई साहब भी मेरे साथ बैठते थे, तो उन्होंने बोला ले लो ना काम। मैंने कहा कहां से ले लेंगे काम, कुछ है ही नहीं अपने पास, कंस्ट्रक्शन कौन देखेगा। देखिए परिवार की ताकत। अब भाई साहब ने तो हिम्मत दिला दी मुझे, तो मैंने कहा आप ही करेंगे, मैं तो नहीं करने होने वाला, मैं साइड देखूंगा। कहा नहीं हम कर लेंगे। मुझे डर तो था कि भैया उतना करते और कर पाएंगे कि नहीं, फिर भी उन्होंने हिम्मत दिलाया। तो गुप्ता जी ने कहा अगर भाई साहब बोल रहे तो कर लो। मैंने कहा चलिए आप कह रहे हैं तो कर लेंगे। दैट वॉज द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, 22,000 रुपए का। अभी वो कैसे होगा, तो मिक्सर मशीन भी खरीदा, लेबर भी किया, काम हो गया। उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद अपने आप और भी कंस्ट्रक्शन के जब वर्क आते तो मुझे लगा लेना शुरू कर दो, मेरे भाई साहब भी हैं। अब एक और बात थी कि मेरे पिताजी, अब चूंकि मेरी माँ तो गोरखपुर में थी, अब पिताजी को लगा ये लोग खाना कहाँ से खाएंगे, कौन ध्यान देगा। तो अब मेरे पिताजी बनारस आ गए। मित्रों, माता पिता के इस सेवा को कभी किसी को नहीं भूलना चाहिए। जन्म देना ही नहीं होता है, हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बेटे को सुख मिले। पिताजी आ गए, वो मेरा खाना भी बनाते थे, कपड़ा भी धुलते थे। उसी कमरे में ऊपर फिर मुझे एक कमरा उन्होंने गद्दी के ऊपर दे दिया था, तो हम लोग वहीं रहते थे। समय बीता, बड़े भाई साहब की शादी हो गई, मेरी भी शादी होने की बात आई, तो मैं गोरखपुर और बनारस बड़ा रेगुलर ट्रैवल करता था। दिल्ली भी आ गए। दिल्ली में मेरे छोटे भाई को मैंने बुला लिया और यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। वही हैकर किचन वाली बिल्डिंग मैंने बनाई। वो हिम्मत आ गई थी, मेरे बड़े भाई साहब ने हिम्मत दिला दी कंस्ट्रक्शन की, वरना मैं तो प्रोफेशनली बन रहा था। छोटे भाई को बुला लिया, मेहनती आदमी है चंदा कुमार जैन जी, जिस काम पे लगा दो पूरी तरह लग जाते हैं, कोई चीज़ नहीं सूझती। वो आ गए, साइट संभालते थे। मैं और भी लोगों को पकड़ता था, मैं अपने दोस्तों को एक्सप्लोर किया। संदीप गुप्ता, वो भी आके, मैंने कहा यार मुझे काम दे दे भाई कंस्ट्रक्शन का। उसने भी मुझे बड़े बड़े काम दे दिए। काम खूब मेहनत से किया हम लोगों ने। कैप्टन मुकेश के पास एक प्लॉट था नोएडा में, फेज 2 में, होजरी कॉम्प्लेक्स में। उन्होंने ऐसे ही बातचीत हुई, पेमेंट की बात हो रही थी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अपॉर्चुनिटी जब आती है तो कैसे आपको ग्रैब करना चाहिए। बोला यार ऋषभ तू जो पैसे मांग रहा है, एक काम कर मेरा प्लॉट ले ले वहाँ। मैंने कहा मुकेश भैया क्या करूँगा प्लॉट, कह रहे ले ले यार, पैसे मुझे नहीं देने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है भैया जैसे आप बोलिए। प्लॉट ले लिया। फिर उस पर मैं सोचा इसको किराए का मकान बनाते हैं ना, इसको बिल्डिंग भी बना दी। धीरे धीरे जो भी पैसे आते थे, हम लोग पास कोई फालतू खर्च नहीं था, ना किसी को पार्टी का शौक था, ना दारू का शौक था। पैसे सब बचते ही थे ना, बहुत खर्चीले भी नहीं थे, मेरे भाई भी नहीं थे। हम लोग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे ना, सब बचाने की इच्छा रखती थी। हो गया और वो बिल्डिंग भी मिल गई, जीवन अच्छा चलता रहा। बनारस में भी सामाजिक कार्यों में भी मुझे बहुत रुचि थी, सभी प्रकार की संस्थाओं से मैं जुड़ता गया। थर्ड टर्निंग पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे याद है एक दिन मेरे पास फोन आया बनारस से एमएलए साहब शत्रुघ्न प्रकाश जी का, यार जैन कहाँ हो? मैंने कहा सर बताइए। कह जरा मिलने आ जाओ। तो मैंने सोचा मिलने जाऊं। जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा यार जरा कमिश्नर नितिन गोकर्ण से जाके मिल लो। मैंने कहा किस लिए सर? बोले काशी विश्वनाथ मंदिर का नक्शा बनना है। ये बात है 2009-10 की। मैंने कहा सर मैं सरकारी काम वाम तो करता नहीं हूं, मैं जाके मिलके करूंगा क्या? क्या नहीं, मैंने बोल दिया अब तो जाना ही पड़ेगा यार, मना भी करना होगा तो मना कर देना तुम, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो मैं गया। आई टेल यू, नितिन गोकर्ण जी वॉज सच ए ग्रेट एंड गुड पर्सनालिटी कि उन्होंने जब मुझे कहा तो मैं मना ही नहीं कर पाया
कि मैं नक्शा नहीं बनाऊंगा। वो जीवन का मेरा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। भगवान की कृपा वहां से मुझे प्राप्त होनी थी। मैं जुड़ गया विश्वनाथ मंदिर से, रातों दिन विश्वनाथ मंदिर के विकास के बारे में चिंता करने लगा और वहां पर उस कैंपस के विकास की ड्राइंग बनानी थी। बहुत बड़ा चैलेंज था। अयोध्या कांड हो चुका था, बिल्डिंग बनेगी कैसे? 3 प्रॉपर्टियां खरीदी गई थी एक लाइन में और आसपास का कुछ विवादित स्थल भी था। मगर कहते हैं ना, जब संकल्प ले लो तो भगवान भी आपको राह दिखाता है। यही हुआ, भगवान ने राह दिखाई। बिल्डिंग बनाने का सिलसिला, जो डिजाइन मैंने बनाया, हमको ट्रस्ट में उन्होंने बुलाकर के मीटिंग करते थे। जो डिजाइन मैं ले जाता तो वो हाँ करते थे। बिल्डिंग बनने शुरू हो गई, दीवार हटाकर हमने नया कैंपस उसके साथ जब ऐड किया, उस दौरान थोड़ी प्रॉब्लम आई। कुछ विपक्ष के लोगों ने, विरोधी पक्ष ने कहा ये ऐसा क्यों हुआ। अब वहां पर थोड़ा भगवान ने मुझे ज्ञान देते। मैं ये मानता हूं कि कोई भी विषय होता है, जब संकल्प पवित्र होते हैं तो भगवान के द्वारा हमें संदेश प्राप्त होता है। मुझे याद है जब बीच की दीवार मैंने हटाई थी, रानी भवानी मंदिर और तारकेश्वर के बीच, और पुराने कैंपस को जो 2800 से 8000 फुट का हुआ था, उस दौरान स्टार टीवी वाले आए। उन्होंने कहा भाई आपका कमिश्नर साहब ने बोला ये योजना आपने बनाई है, इसके बारे में मैं ही बता पाऊंगा। तो वो मुझे बोले कि आपकी एक लाइव शो होनी है, आप चलिए हमारे साथ लखनऊ। पहली बार जीवन में मैं लाइव शो के लिए वहाँ लखनऊ गया। वहाँ लाइव नोएडा से डिस्कशन हो रहा था। अब देखिए, जब पवित्र कार्य करते हैं ना तो कैसे गॉड का मैसेज आता है। मेरे मुंह से अकस्मात निकल गया कि इस मंदिर कैंपस का वास्तुशास्त्र भी ठीक हुआ और साथ में सूर्य देवता ने 228 वर्ष बाद भगवान शिव का दर्शन किया। मित्रों, ये बात पूरे भारतवर्ष में फैली है। मेरे कुछ जानने वालों ने बंबई से भी मुझे फ़ोन किया कि यहाँ के सभी अखबार में ये सारी चर्चा हुई है। वहाँ पर टर्निंग पॉइंट आया। वहाँ से जीवन में अध्यात्म का प्रवेश हुआ। मैं तो जैन धर्म में कर्म के आधार पर जीवन चलती है। अब मैं विश्वनाथ मंदिर के कार्यों में लग गया। एक स्वप्न आ गया कि ये कैंपस बड़ा होना चाहिए। डर सा लगता था, जब कोई फंक्शन होता था भीड़ गलियों में लगी रहती थी, सड़कों तक लाइन लगी रहती थी। ये डर लगता था कोई भगदड़ मच गई तो यहाँ पर बहुत ही अफरा तफरी में मौत हो जाएगी। मैंने कमिश्नर गोकर्ण जी को भी बोला, बोले क्या चाहते हो? मैंने कहा सर यहाँ से लेके गंगा जी तक का कुछ हम लोग योजना बनाएं। उनका क्या बोल रहे हो, इतने मकान हैं, कहीं ये हो पाएगा? मैंने कहा सर योजना बनाते हैं ना, भगवान की मर्जी है, होगा नहीं होगा। मित्रों, 2010 में ये योजना का प्रारंभ हुआ। मैंने उस वक्त सारी ड्राइंग बनाई। नलिन अवस्थी जी थे, MP सिंह जी थे, उनके साथ में कार्य प्रारंभ किया और बहुत घटनाक्रम हुई, इतनी बात नहीं करूंगा। लेकिन ये बात आपको बताना चाहूँगा कि वो जो सपना 2010-11 में विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर धाम का भोलेनाथ ने मेरे मस्तिष्क के द्वारा संदेश प्रवाहित किया, वो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आज साकार हो गया। वाराणसी का भाग्य जग गया। पूरे बनारस में आज विकास की धूम हो गई। तो मेरा यह मानना है कि मनुष्य के जीवन में जो सच्चे सपने आते हैं उनको पूरा करने के लिए आप जब मन में धारणा उत्पन्न कर लेते हैं तो भगवान भी साथ करता है। अरे शहर के लोग कहते थे तुम क्या नक्शा बना के बात करते हो, अखबार वाले भी बोलते थे कि यार जैसा ये संभव नहीं है। मैंने कहा संभव नहीं, कोई बात नहीं, लोगों से बातचीत करेंगे। आप अपनी आत्मा को से बात करिए, अपनी शक्तियों को परखिए, अपनी कमजोरी और अच्छाइयों को समझिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रांग करिए और वीकनेस के लिए दूसरों से बात करके अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलिए। जहां पर नहीं होता लोगों का नेटवर्किंग करिए, ग्रुप बनाइए। अब जमाना नहीं रह गया एकला चलने का। डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडियाज आज आपकी स्ट्रेंथ है। मित्रों, हर व्यक्ति को भगवान ने ताकत दे के भेजा है। हर व्यक्ति एक स्पेशल पोटेंशियल के साथ ही धरती पर आया है। भगवान की बनाई कोई चीज निरर्थक नहीं होती। आपके अंदर भी शक्तियां हैं। आप अपनी शक्ति को खुद परखिए।
और उस शक्ति के अनुसार काम करिए, ग्रुप बनाइए, नेटवर्क क्रिएट करिए। और काम क्या करेंगे, ये तो बात होगी भाई। काम तो वही हो सकता है ना जो समाज में कहीं गैप है, बिजनेस में जहां कुछ गैप है वहीं पर गैप फिल तो करेंगे। वही तो आज क्या स्टार्टअप क्या होता है, एक स्टार्टअप नई बातें सोचता है। वो नई बात क्या हो सकती है कि भाई कोई चीज गैप है तो उसको फिलअप कर दे। ओला टैक्सी क्या हुआ, गैप फिल किया। ओयो सबका मकान खाली है, कमरे एक्स्ट्रा हैं, रूम देना शुरू कर दो, गैप फिल किया। सब बहुत सी क्रियाएं होती हैं जहां पर आप गैप फिल कर रहे हैं। अब जिंदगी में पैसा कहां से आएगा, एक और इंटेलिजेंट बात बताऊं आपको। जीवन में आपने सुना है 5 तत्व होता है मित्रों, अभी तक यही था ना, 5 एलिमेंट, 6वां एलिमेंट भी है। ये धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि के अलावा 6वां एलिमेंट है धन, लक्ष्मी। ये लक्ष्मी पूरे विश्व में प्रवाहित होती है, चाहे वो डॉलर हो, चाहे रुपया हो, चाहे रूबल हो, वही कनेक्ट करती है। और वही आपस में जब हम धन स्पेयर और शेयर करते हैं तब वो एक दूसरे के पास आमदनी के रूप में जाती है। तो मित्रों, धन को आप जब स्पेयर कर रहे हो और शेयर कर रहे हो तो आप खुश होइए। दूसरा मुझसे कमा रहा हो तो मुझे प्रसन्नता होनी चाहिए कि मैं योग्य हूं, मेरे से किसी का लाभ हो गया। उसमें आप कंजूसी मत करिए, यार ये कैसे कमा लिया, ये तो मैं कमाने नहीं दूंगा। जिस दिन आपके अंदर ये भावना आ जाएगी कि मुझे धन में स्पेयर और शेयर करना है, तभी विश्व का कल्याण होगा, तभी सभी जगह खुशहाली होगी और आपको स्वयं से नॉलेज मिलेगा क्या काम करें। तो मेरा एक ही आप यंग लोगों से सजेशन है कि आप नेटवर्किंग करिए। बिजनेस के लिए आप धन जो चाहिए नेटवर्क के रूप में बात करें, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें, लोगों के साथ कनेक्ट करिए, बड़े प्रेम भाव से व्यापार करिए। अब मैं यही बात आपके साथ में बात करते हुए कंक्लूड करूंगा कि आज मैं आप लोग के साथ इस टॉक में आया, मुझे अपने अनुभव जीवन के शेयर करने का, अपने परिवार के बारे में बताने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं राहुल जैन जी reviewadda.com का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे इस टॉक के लिए प्रेरित किया और आप लोग के बीच में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। और साथ में एमिटी परिवार, एमिटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव का भी बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस टॉक को रखने के लिए ये सब आयोजन किया। और आशा करता हूं इसी उम्मीद के साथ में कि मेरे अनुभव आपके जीवन में बहुत काम आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।